Hello everyone, myself Dr. Pranali Patil. I'm a chest physician and I'm practicing in Virar. Although I'm attached to several hospitals in Virar, but my main center of practice is Shwas Chest Clinic, that is my OPD clinic. So, good evening once again. Today, this in collaboration with Cipla Respiratory, we got this program to create awareness about lung attack. This program was due in November to celebrate World COPD Day and to create more awareness about lung attack. Yes, we are hearing correct. We are going to talk about lung attack. So, अभी आज से पहले कभी ये सुना कभी नहीं था. क्यों नहीं सुना था कि लंग अटैक ये क्या होता है? सो लंग अटैक मतलब आपका फेफड़ा अंडर अटैक हो ऐसा फीलिंग आए. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फीलिंग? दम चढ़ जाए, सांस फूलता है, आपके सीने में जकड़न महसूस होता है, बैठे बैठे भी सांस लेना एक टास्क हो जाता है और सांस लेने के लिए आप एक पोजीशन अपना लेते हैं, फिर भी आपको राहत नहीं आता है. रात रात भर बैठे रह के भी आपको आराम नहीं आता है. थोड़ा सा आपका रूटीन काम करने पर भी रुकावट लगता है, कफ आता है, खांसी आता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कफ प्रोड्यूस करते हैं. अगर ये सब सिम्टम्स है और बिना किसी सीज़न के या फिर बिना किसी कारण के ऐसा हो रहा है और दिन ब दिन ये चीज़ें और ये सिम्टम्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फेफड़ा, आपका लंग अंडर अटैक है. ओके, सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग लंग अटैक? हमें पहले से पता है अराउंड अबाउट 20-25 ईयर्स और 30 ईयर्स में भी मोर देन दैट हमने पहले से ही सुना है कि हार्ट अटैक क्या है. हम अभी ये टर्म से वी आर वेल ओरिएंटेड विद दिस टर्म. पता है हार्ट अटैक मतलब क्या होता है, बट समहाउ लंग अटैक ये चीज़ पीछे छूट गई. ऑल्दो लंग अटैक इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एंटायर वर्ल्ड. यस, जिन कारणों से जब पूरे दुनिया में मृत्यु होती है उसका सर्वे किया जाता है और उस सर्वे के हिसाब से अगर टॉप 3 लिस्ट में अपना लंग अटैक इज द वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है. सो that is the concern and that is the reason we are discussing about the lung attack today. तो लंग अटैक कैसे होता है दैट वी डिस्कस्ड, क्यों होता है वी विल डिस्कस, क्या रीजंस है लंग अटैक होने के. सो लेट्स गेट ओरिएंटेड विद द टर्म. लंग अटैक मतलब लंग अटैक हम इसको बोलते हैं जब आपका फेफड़ा कंटिन्यूस उसके अंडर अटैक हो. उसको ऑफिशियल नेम इज COPD, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. तो ये जो बीमारी है वो क्रॉनिक है और ऑब्स्ट्रक्टिव है, फेफड़े के रिलेटेड है. तो टॉप सिम्टम्स अब जो हमको देखने को मिलते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं वो है आपका सांस फूलना, थोड़ा सा काम करने पर भी सांस फूलना या बैठे बैठे सांस फूलना, हल्का चलने पे सांस फूलना, खांसी आना, बलगम निकलना या फिर बार बार आपको ऐसा लगना कि आपके फेफड़े में हवा लेने के लिए या फिर सांस लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ रहा है और आपके सीने में जकड़न महसूस होना, इत्यादि सिम्टम्स होते हैं COPD के. तो COPD क्यों होता है? आमतौर पे हमने अभी तक जो मैक्सिमम स्टडीज हुए हैं रिगार्डिंग रीजंस फॉर COPD, उनमें ये ऐसे पाया गया है कि स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ COPD. बट न्यूली रिसर्च इज सेइंग दैट बिकॉज ऑफ बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, यानी कि चूल्हा और उसका धुआं, उसके वजह से भी फेफड़े में COPD पैदा हो सकता है. उसके वजह से भी COPD पेशेंट्स में हो सकता है. और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टडीज़ हुए हैं वो उसमें इंडियन पेशेंट्स में हुए हैं. एंड अभी ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा रहा है कि बायोमास फ्यूल की वजह से भी, चूल्हे के धुएं से भी COPD हो सकता है. स्मोकिंग एक कारण तो है,
स्मोकिंग मतलब सिर्फ सिगरेट बीड़ी नहीं, आप गुटखा, तंबाकू, चिल्लम, गांजा, अफीम इत्यादि सारे प्रकार के जो स्मोकिंग होते हैं उसके वजह से भी सीओपीडी हो सकता है। कुछ जनुकीय कारण यानी जेनेटिक रीजंस भी होते हैं जो सीओपीडी के वजह से जो इजीली जिन पेशेंट में सीओपीडी होने का प्रादुर्भाव हो सकता है। देयर आर मेनी स्टडीज गोइंग ऑन जो हमको पता लगाएंगे, जो हमको इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन से पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू हैव सीओपीडी इन देयर लाइफ। प्रदूषण यानी पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। और वर्क स्टेशन एक्सपोजर, जब जहाँ पे भी हम काम करते हैं वो काम के एरिया में अगर कुछ भी केमिकल एक्सपोजर या फिर कुछ भी आपको धूलिकण का एक्सपोजर या फिर स्मॉल डस्ट पार्टिकल का एक्सपोजर हो तो आगे चल के वो चीज़ें जो है सीओपीडी में परिवर्तित हो सकती है। यू कैन हैव अ सीओपीडी व्हेन थिंग्स प्रोग्रेस। जिनको पहले से दमा हो और प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो तो वो पेशेंट में भी आगे चल के सीओपीडी हो सकता है। सो हाउ डू वी कम टू नो दैट किसका फेफड़ा इज अंडर अटैक, किसका कौन वो पेशेंट है जिसको लंग अटैक आ रहा है या फिर कौन वो पेशेंट है जिनको सीओपीडी है, तो ये हमको कैसे पता चलता है? It's better to send such patient to chest physician for thorough evaluation, क्योंकि ये फेफड़े से रिलेटेड है पर उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फेफड़ा ही अफेक्ट होता है इसमें। बाकी कुछ भी कारण है जो पूरे सिस्टमिक एरिया में फैल जाते हैं, यानी कि सीओपीडी पेशेंट को थोड़ा जब दम लगता है तो आपका अपना काम वो कर नहीं पाता है तो उसको थोड़ा डिप्रेशन आता है, उनके बोन्स वीक हो जाते हैं, कैल्शियम कम हो जाता है, मसल लॉस होना चालू होता है और प्रोटीन लॉस होना चालू होता है इत्यादि बहुत सारे सिस्टमिक रीजंस हैं, जो सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स हैं जो सीओपीडी के वजह से होते हैं। सीओपीडी पेशेंट्स को नींद भी बराबर से नहीं आती है, दे कांट स्लीप प्रॉपरली, रात में शायद सांस लेना मुश्किल हो जाए, शायद उनका डर लगता हो। मैनी सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स आर देयर जिनके वजह से पेशेंट सफ़र करते हैं, जिनका फेफड़ा अंडर अटैक होता है, जिनको लंग अटैक होता है। तो कौन से पेशेंट कैसे हम पता करते हैं कि किसको कौन से पेशेंट को लंग अटैक है? केयरफुल हिस्ट्री, जिनको हमने अभी भी डिस्कस किया कि किनको प्रॉब्लम है फेफड़े में या फिर किनको इश्यू हुआ है, ये हम हिस्ट्री से जान पाते हैं। या फिर हमको एक्सरे में इतना क्लियरली नहीं पता चलता है लंग अटैक है, पर डायग्नोसिस का फुल प्रूफ मेथड है स्पायरोमेट्री यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। व्हेन वी डू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वी गेट टू नो कि लंग्स में स्वेलिंग है कि नहीं है, पेशेंट को सीओपीडी है कि नहीं है, और अगर सीओपीडी है तो उनका सीवियरिटी क्या है वो हमको पता चल जाता है। और हिस्ट्री लेने के लिए भी वेरियस क्वेश्चनर्स होते हैं जिसको हमको पता चलता है कि कौन से लेवल पे पेशेंट को सीओपीडी है, कौन से लेवल पे उनके फेफड़े लंग अटैक है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जाता है। बेसिक ग्रॉस अपीयरेंस ट्रीटमेंट का ऐसा है कि बेसिक ट्रीटमेंट ग्रॉस ट्रीटमेंट ऐसा है कि इनहेलर्स दिए जाते हैं, या फिर इनहेलर्स होता है ड्राई पाउडर इनहेलर या फिर मीटर डोज इनहेलर, या फिर कोई कोई पेशेंट को नेबुलाइजर देना पड़ता है, बट दैट डज नॉट रियली मीन कि सबके लिए सेम दवा होता है। एज वी डिस्कस डिफरेंट क्वेश्चनर्स और स्पायरोमेट्री के आधार पे वी हैव टू कैटेगराइज अ पेशेंट, वी हैव टू लेबल अ पेशेंट कौन से लेवल पे लंग अटैक है, और उस हिसाब से हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट टेलर मेड होता है। अगर पेशेंट को कोई और कोमोबिडिटीज़ है जैसे कि वी डिस्कस एसिडिटी या फिर मसल लॉस या फिर अदर सिस्टमिक कॉज है तो उनके हिसाब से वो एडिशनल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है।
तो एक उसका कोई एक साचा नहीं है कि ये हुआ तो ये ऐसा होता है. इट्स अ टेलर मेड ट्रीटमेंट फॉर एवरी पेशेंट हु इज हैविंग अ लंग अटैक. Or once a patient is having a lung attack, they have to take inhalers regularly and very frequently, so that they don't feel the same kind of pressure in their lungs, the same kind of tightness in their chest. एंड इन्हेलर सीधा जाके उनके फेफड़े में असर करते हैं, तो इन्हेलर इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर people having lung attack. Okay, so this was all about lung attack and COPD. We thoroughly discussed ये कैसा होता है, क्यों होता है, कौन से पेशेंट में कौन से लोगों में होने का चांस है, क्या रिस्क फैक्टर है, ये सब हमने जान लिया है. सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस. सो लेट अस सी किन को क्वेश्चंस है. डू वी हैव एनी क्वेश्चंस in the chat box? Just a second. Okay, somebody is asking if अगर मैंने 10 साल पहले सिगरेट पिया है या बीड़ी पिया है, तो ये इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है क्या पेशेंट को, ये मुझे डॉक्टर को बताना चाहिए क्या? यस, ऑफ कोर्स. वंस इन अ लाइफ भी अगर आपने स्मोकिंग किया हो या फिर सिगरेट पिया हो, तो और आपको कुछ भी सिम्टम्स हो, या फिर सर्दी खांसी, बार बार जुकाम होना, या फिर चेस्ट टाइटनेस फीलिंग होना, दम चढ़ना, ऐसा कुछ भी सिम्टम्स हो, तो आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, ताकि आपके डॉक्टर जो है आपको इवेल्युएट कर सके आपको लंग अटैक तो नहीं आ रहा है ना. ये चीज़ें के लिए आपको इवेल्युएशन लेना ज़रूरी है. तो बिल्कुल, अगर आपने लाइफ में एक बार भी सिगरेट पिया है, 1 साल पिया है, छोड़े हुए 15, 20, 25 साल भी पिया है, तो वो भी बताना ज़रूरी है. उसके साथ साथ अगर आपको कभी लाइफ में बचपन में निमोनिया हुआ है, या बार बार निमोनिया हुआ है, या फिर आपको पहले अस्थमा था, या फिर पहले टीबी हुआ है, ये सब भी जानकारी आपको डॉक्टर को देना बहुत ज़रूरी है. ये सब लंग अटैक के डायग्नोसिस में मायने रखती है. तो प्लीज़ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा. ओके, वन मोर क्वेश्चन दैट वी गॉट इज, COPD पेशेंट अगर हो तो कितना समय तक उनको इनहेलर लेना पड़ता है? So yes, that's a good question. COPD patients, asthma patient, doesn't matter कितना time. I think it is ideal to take inhaler as long as your doctors is asking you to take. COPD पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इनहेलर लेना ज़रूरी होता है, और आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप अपना इनहेलर चालू रखिए. दैट इज़ इन माई एडवाइस. और खुद से कोई डोज ना चेंज करें. ओके, और एक क्वेश्चन है दैट इज सेइंग, अगर मैं स्मोकिंग छोड़ दूँ तो मुझे COPD हो सकता है, या फिर स्मोकिंग छोड़ने से मुझे कुछ बीमारी हो तो उसमें फ़र्क आ सकता है? आई थिंक इनको शायद कहना है कि मैंने अगर स्मोकिंग छोड़ दिया है तो मुझे COPD हो सकता है क्या? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज वी कांट प्रेडिक्ट. ज्योतिष नहीं है, बट लाइकली अगर आपने लाइफ में स्मोकिंग किया है और आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाके स्पायरोमेट्री करके कंफर्म करना चाहिए कि आपको आपके लंग्स अंडर अटैक है कि नहीं है, आपको COPD हुआ है या फिर होने का चांस है कि नहीं है, ये आपको स्पायरोमेट्री से पता चलेगा. और रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ अ गुड वे टू गो. दैट इज़ माय सजेशन. अगर आपने पहले स्मोकिंग किया है और छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं, तो थोड़ा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग अगर आप अपने लंग फंक्शन का करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा आपको COPD है कि नहीं है. पर ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते होगा कि होगा और नहीं कि नहीं. ओके, सो वी हैव टू डू रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर दैट. और वन मोर थिंग टू ऐड, अगर आपको डायग्नोस हो जाता है कि सो एंड सो आपको COPD हुआ है, और उस समय से आप अगर स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और जो भी आप वेपिंग एट्सेट्रा जो भी आप करते हो, अगर आप बंद कर देते हो, तो बेशक आपके लंग फंक्शन में थोड़ा सुधार आ जाता है, और आपका फेफड़े का जो डैमेज है, लंग्स का जो डैमेज है, वो थोड़ा कम हो जाता है. सो आई थिंक इट्स बेस्ट कि जब आप COPD हो और आपको स्मोकिंग आप छोड़ देते हो, स्मोकिंग बंद कर देते हो, तो बेशक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको दिखना चालू होता है.
एकदम फटाक से नहीं, एकदम it's not a quick as Maggi noodles, but it takes time and eventually you get to see a little bit of improvement. 100% back to normal we can't say, because that is not the characteristics of lung attack, but some percentage of improvement has been seen. Many studies are saying that. Okay. The another thing is एक क्वेश्चन आया है, वैक्सीन का रोल इन सीओपीडी. Oh, thank you so much. I had forgotten to mention about this vaccine, role of vaccine. So along with the inhalers, we have to advise patient to do certain breathing exercise, pulmonary rehabilitation as we call it. We have to give a proper diet to the patient. Also vaccination, a regular and periodic vaccination is advisable. It helps in COPD patient. Thank you so much for asking the question. COPD पेशेंट में हम वैक्सीनेशन करते हैं, तो वैक्सीन वी डू इट टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, तो प्रतिकार शक्ति उनका बढ़ जाता है और उनका लंग फंक्शन मेंटेन रहने को मदद होती है. जैसे कि बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द एयरवे, सीओपीडी पेशेंट्स कैन गेट फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है. फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन अगर सीओपीडी पेशेंट को होता है तो उनका लंग कैपेसिटी आफ्टर ईच इन्फेक्शन रिड्यूस होना चालू होता है. तो to keep COPD patients lung function or lung capacity a little bit on better side, we advise them to take regular and periodic vaccination and pulmonary rehabilitation along with the diet and many more components support. Anything else? Yes, one more. Yeah. Is us, although it is not related, but I would like to take up this question. Is asthma or COPD is contagious? मतलब asthma और COPD अगर contagious है क्या? That's a good question. Thank you so much for asking. I want to say that asthma और COPD या फिर lung attack contagious नहीं है. ये बीमारी आपको छूने से या फिर साथ रहने से नहीं होती है. ये बीमारी किस आपके रूम पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर को हो तो वो आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. So please support your roommates or friends or family member, those who are having symptoms of breathlessness, even asthma or COPD or lung attack. So वो छूने से नहीं फैलेगा. Thank you so much for being here today and giving me opportunity to talk about it. Thank you. I would like to thank Cipla Respiratory for initiating this lung attack campaign. This is really a genius and tremendous important step that they have taken to create awareness about lung attack. Thank you so much for having me here. Take care, stay safe, stay home.